नमस्कार, सुप्रभात, प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षावृंद साथियों। मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी, पानीपत, आपका हरियाणा सरकार के एजुकेशन सैटेलाइट एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ राजनीतिक विज्ञान विषय में कक्षा 12वीं के अध्याय वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करूंगा। वो अध्याय हमारी पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का एक हिस्सा है और इस अध्याय के बारे में पहले भी हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने और साथियों ने उस पहले भाग को नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये उसी की दूसरी कड़ी है। आज के इस व्याख्यान का क्षेत्र है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैश्वीकरण से होने वाले लाभ और हानियां क्या क्या हैं। वैश्वीकरण के हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव रहे हैं और क्या नकारात्मक। वैश्वीकरण के विरोधी किस तर्क के आधार पर वैश्वीकरण की आलोचना कर रहे हैं, क्यों वो वैश्वीकरण को नहीं अपनाना चाहते। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन की संसार में और भारत में क्या स्थिति है। नई अवधारणा विवैश्वीकरण क्या है और वो आज चर्चा में क्यों है। भविष्य के लिए वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण में से कौन सी अवधारणा विशेष है, उन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य हमारे पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना, वैश्वीकरण के लाभ और हानियों को विस्तार से जानना, वैश्वीकरण के विरोध संबंधी आंदोलन और उन आंदोलनों के पीछे की पृष्ठभूमि को समझना। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में हमारे विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच तैयार हो सके। भारत में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको विस्तार से समझना, विवैश्वीकरण की अवधारणा को जानना और वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण में से भविष्य की विचारधारा कौन सी हो उसको डिफरेंशिएट करने में, उस समस्या के समाधान में एक आलोचनात्मक सोच के साथ हमारे विद्यार्थी काम कर सकें, वो विकसित करना हमारे व्याख्यान का आज का उद्देश्य है। बिल्कुल, हम पिछली कड़ी में जान करके आए हैं कि संचार और परिवहन के साधनों की तीव्रता ने वैश्विक बाजार को आपस में जोड़ दिया है। संसार के एक हिस्से की घटनाओं का असर दूसरे हिस्से पर साफ रूप से आज देखा जाता है। भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा है। 1990 के दशक में भारत ने अपनी वित्तीय समस्याओं से जूझते हुए इन समस्याओं का हल निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पे वैश्वीकरण की तरफ अपना रुख किया, परंतु यह एकाएक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति के साथ भारत को जोड़ने के रूप में हो चुकी थी। उनके द्वारा भारत में जो आर्थिक सुधार किए गए वो इसी दिशा का एक कदम था। भारत में वैश्वीकरण के लिए विशेष प्रयास हालांकि 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद से ही संभव हुए हैं। चलिए हम उसी दिशा में और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, विभिन्न विदेशी बाजार को तीव्रता से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजार और उनमें बेचे जाने वाली वस्तुएं जब एकीकृत हो गई हैं, विभिन्न देशों के बाजार एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, उनके उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा रहे हैं। इस कड़ी में बहुत सहयोग किया है संचार और परिवहन के तीव्र गति के साधनों ने। हम पिछली कड़ी में समझ कर भी आए हैं कि इसमें संचार के साधनों के रूप में इंटरनेट वगैरह को, मोबाइल को, माइक्रोचिप के आविष्कार को और परिवहन के साधनों के रूप में हवाई यात्राएं और जो समुद्री मार्ग यात्राएं हैं वो बढ़ रही हैं। तेज गति से उन साधनों के विकास ने
वैश्वीकरण को बढ़ाया है। वैश्वीकरण के उदित होने के कारण क्या क्या रहे हैं, एक बार संक्षेप में उनकी चर्चा कर लेते हैं। हम जानकर के आए हैं कि उदारवाद, जो कि 17वीं शताब्दी की एक विचारधारा थी, जॉन लॉक ने जिसका प्रतिपादन किया, वो औद्योगिक क्रांति का आधार बनी और उस औद्योगिक क्रांति की वजह से, उदारवाद विचारधारा की वजह से, औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद संसार में आया। पूंजीवाद ने हस्तक्षेपी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। राज्य दखलंदाजी नहीं करेंगे, व्यक्ति अपने तरीके से अपनी पूंजी कमाएगा और आगे बढ़ेगा। और इस विचारधारा को पंख लगा दिए उन्नत प्रौद्योगिकी और नई तकनीक ने, क्योंकि संचार और परिवहन के साधनों की बढ़ती तीव्रता की वजह से अब धीरे धीरे वैश्विक बाजार तीव्रता से एक दूसरे के साथ जुड़ता चला गया। बहुराष्ट्रीय निगम बिल्कुल इसी प्रभाव का एक उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे निगम या कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपनी व्यवस्थाएं चलाए हुए हैं और अपने बाजार को प्रसारित कर रहे हैं। वैश्वीकरण के प्रभावों को व्याख्यान के पिछले भाग में हम चर्चा कर चुके हैं। यहां वैश्वीकरण के कुछ प्रभावों की एक बार फिर से चर्चा की गई है। यहां बताया गया है कि वैश्वीकरण की वजह से न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की मांग, या जिसको हम कहें अहस्तक्षेपी राज्य की मांग, बढ़ती जा रही है। राज्य ज्यादा दखलंदाजी ना करे, ऐसा विचार प्रबल होता जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य, जिसका उद्देश्य अपनी जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई के कार्य खुद करना होता था, अब उस राज्य की बजाय आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं में मुख्य रोल व्यक्ति का रह गया है, अहस्तक्षेपी राज्य का रह गया है। राज्य को दखलंदाजी करने की अब आवश्यकता नहीं रही है। अहस्तक्षेपी राज्य के विचारक इस लोक कल्याणकारी राज्य के विपरीत विचारधारा रखते हैं। श्रमिक वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं पर विपरीत असर पड़ा है, क्योंकि कहीं न कहीं औद्योगिकरण की वजह से, नई मशीनों के और नई तकनीक के आ जाने की वजह से अब धीरे धीरे मशीनीकृत उत्पादन हो गया है, जिसका प्रभाव बेरोजगारी के रूप में इन लोगों पर देखा जाता है। श्रमिक वर्ग पे दूसरा नकारात्मक असर भी पड़ा है, क्योंकि विभिन्न औद्योगिकृत देशों में गरीब जनता और गरीब होती गई है और कल्याणकारी राज्य से मिलने वाली उनकी सुविधाएं अब छिन गई हैं। उसी का एक उदाहरण यहां आप गरीबी के रूप में देख भी रहे हैं। विश्व एकीकरण की वजह से संसार के एक हिस्से में होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे हिस्से में देखा जाता है। चाहे वो विभिन्न देशों में आतंकवादी घटनाओं की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, चाहे विभिन्न देशों में हो रहे आंदोलनों पर विदेशी प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल उसी का एक उदाहरण हमारे सामने है। वैश्वीकरण की वजह से राज्य की शक्तियों में भी कमी आई है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बढ़ गया है। नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बढ़ जाने से अब राज्य को दखलंदाजी नहीं करनी है। व्यक्ति अपनी अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, अपने अलग संगठनों के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ रहा है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आखिर लोक कल्याणकारी राज्य क्या है और क्या कार्य थे इस राज्य के, एक बार दृष्टिपात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाता था, चाहे वो मकान की है, बिजली की है, रोटी की है, कपड़े की है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में राज्य सहयोग करता था। लोक कल्याणकारी राज्य को अंग्रेजी में पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहा जाता था, यानी जनता का कल्याण चाहने वाला राज्य। ऐसा राज्य अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए काम करता था, परंतु ज्यादा से ज्यादा काम राज्य के हाथ में ही होते थे। अब नई विचारधारा आ जाने के बाद, जिसमें अहस्तक्षेपी राज्य की वकालत की जाती है कि राज्य व्यक्ति के कामों में ज्यादा दखलंदाजी ना करे, हस्तक्षेप ना करे, व्यक्ति समृद्ध है और वो अपने भलाई के काम स्वयं कर सकता है,
अहस्तक्षेपी राज्य की अवधारणा की वजह से अब आर्थिक और सामाजिक कामों में कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियां बहुत कम हो गई हैं। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य केवल राज्य के अनिवार्य कामों तक ही सीमित होकर के रह गया है। राज्य के इच्छिक और समाज हित के कार्य अब राज्य की जिम्मेदारी नहीं है और विशेषकर इसी बात की वजह से विभिन्न कल्याणकारी राज्यों में व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं और उनका नकारात्मक प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा है। एक कल्याणकारी राज्य अपनी जनता के लिए विभिन्न काम करता था, जिनमें सामाजिक सुरक्षा या वृद्धावस्था पेंशन वगैरह हैं, बच्चों की स्पोर्ट के विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो गरीबी हटाने से संबंधित हैं या रोजगार देने से संबंधित हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, मेडिकल सुविधाएं, वो सारे के सारे बेनिफिट उधर लोगों को, गरीब लोगों को आवास संबंधी व्यवस्थाएं, उन सारी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं राज्य सहयोग करता था। परंतु भारत ने भी अब धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य की बजाय अपनी व्यवस्था को बदल करके पूंजीवाद के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। 1991 के बाद, जैसा कि हम पहली स्लाइडों में पढ़ रहे थे, भारत ने अपनी आर्थिक नीतियां बदली हैं। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में वित्त मंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, निजी क्षेत्र, नवाचार और समय की जरूरत महसूस किया गया और उसी कड़ी में भारत को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने के प्रयास 1991 के बाद शुरू कर दिए गए। वैश्वीकरण से जुड़ने के कुछ लाभ भी होते हैं, उन लाभों की यहां विस्तार से चर्चा की गई है। वो लाभ क्या क्या है? वैश्वीकरण की वजह से विभिन्न देशों में विदेशी कंपनियों के द्वारा नई तकनीकें लाई गई हैं। जब नई तकनीक से, नई मशीनों से उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ने का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा, देश का आर्थिक विकास होगा, समाज पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का और कम कीमत पे समान गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उपलब्ध हो पाएगा। जब उत्पादन बहुतायत में होगा तो उससे विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि विदेशों तक हम उस सामान को बेचेंगे और लाभ कमाना चाहेंगे। जिन उद्योगपतियों का विदेशी व्यापार बढ़ेगा, उससे व्यक्तिगत तौर पे भी उनको लाभ होगा और कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में सरकार को भी आमदनी होगी, जिससे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में अच्छा सुधार होगा। जीवन स्तर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी वो अपनी आय में से अपने सुविधापूर्ण जीवन के लिए खर्च करेगा, इसलिए जीवन स्तर और सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। विभिन्न देश उस बाजार की वजह से आपसी तालमेल बढ़ाएंगे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होगी। उसी का परिणाम होगा कि विश्व शांति पे अलग अलग देशों के द्वारा जोर दिया जाएगा और युद्धों की संभावनाएं कहीं न कहीं सीमित होती नजर आएंगी। व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे और श्रम बाजार अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। ये वैश्वीकरण के काफी सारे लाभ हैं जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। भारत में भी वैश्वीकरण के कुछ लाभों की चर्चा यहां की गई है। 1947 में देश में एवरेज एज जो 37 वर्ष होती थी, वो आयु प्रत्याशा बढ़ करके अब लगभग 70 साल हो गई है। दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले लोगों को देखें, उनका प्रतिशत भी लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गया है। शिक्षा के मामलों में बच्चों के दाखिला लेने के प्रतिशत को देखें, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण सुधार के मामले में भारत की रैंकिंग सुध रही है। कहीं ना कहीं ये सकारात्मक प्रभाव हमें नजर आ रहे हैं। वैश्विक सुविधाएं मिली हैं, बुनियादी आवश्यकताएं लोगों की पहुंच में आई हैं और उनमें वृद्धि हुई है। बिल्कुल उसी को दिखाया गया है। 2018 की बजाय
2012 की बजाय 2018 के आंकड़ों की तुलना की गई है कि लोगों की जो आवास है, स्वच्छता है और पर्यावरण सुधार के मामलों में वृद्धि हुई है। बैंकों तक लोगों की पहुंच बढ़ी है, बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाई हैं। ग्रामीण इलाके के संपन्न परिवारों के मुकाबले जो गरीब परिवारों की संख्या थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। बेहतर सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। इंटरनेट जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का प्रसार हुआ है और लोगों को वो सुविधाएं तेज गति से मिल रही हैं। विकास वाले अध्याय में आप बिल्कुल इसी चीज की विस्तार से चर्चा करके आए हैं। नीति आयोग जैसी संस्थाएं इसी तीव्र विकास के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कर रही हैं। बिल्कुल ये भारत में उसके सकारात्मक प्रभाव हमें नजर आते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी हम देख रहे हैं कि लगातार 5वें रैंक पे हम पहुंच गए हैं। परंतु कहीं ना कहीं 2020-21 के नए आंकड़ों को देखें तो ये हमें नकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका कारण कोविड जैसी महामारी रही है। यहां जीडीपी में गिरावट आई है, औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट आई है, मूलभूत वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है, उसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा है। परंतु सही मायने में यह प्रभाव कहीं ना कहीं कोविड जैसी महामारी की वजह से है। जैसे जैसे इन बीमारियों से भारत पार पाएगा, तीव्र औद्योगिक विकास की दिशा में हम फिर एक बार बढ़ेंगे। उसी का एक परिणाम यहां 2021-22 में 11% की वृद्धि दर के साथ आपके सामने नजर आ रहा है। वैश्वीकरण की हानियां भी हुई हैं। बिल्कुल उन्हीं हानियों पर चर्चा हम यहां कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं फोटो में, प्रदूषण बढ़ रहा है, पेटेंट जैसे कानूनों को दुरुपयोग की बात हमारे सामने है, वो हानियां हैं। औद्योगिकरण की वजह से मशीनीकरण बढ़ा है और प्रदूषण बढ़ा है। बेरोजगारी में वृद्धि हुई है क्योंकि मशीनीकरण की वजह से लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। घरेलू उद्योग नष्ट हो गए हैं क्योंकि विदेशी कंपनियों के आ जाने की वजह से हमारे घरेलू लघु और कुटीर उद्योग धंधे, विशेषकर वो जो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के आधार पर अपना लाभ नहीं जुटा पाए, इसकी वजह से उनका पतन हो गया और वो समाप्त हो गए हैं। आर्थिक असंतुलन बढ़ा है क्योंकि जिन लोगों के रोजगार छिन गए हैं, अब उन लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट आ गया है। कोविड जैसी महामारी में तो ये व्यवस्था और तेज गति से बढ़ी है। जिन लोगों को कारखाने, फैक्ट्रियों में विशेष तौर पर रोजगार मिलता था और मजदूर तबका था, अब उसके लिए नए सिरे से रोजगार ढूंढने के अवसर बहुत कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस वजह से आर्थिक असंतुलन बढ़ा है और समाज में असंतोष भी बढ़ा है। पेटेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का दुरुपयोग होने लगा है। विभिन्न प्रभावशाली देश हमारे नीम जैसे पौधों का भी पेटेंट करवा गए हैं और उसका लाभ अपने खाते में लेके जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का और संस्थानों का दबाव, प्रभावशाली देशों का दबाव भारत जैसे देशों पर और अन्य गरीब देशों पर बढ़ा है, जिससे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव और सरकारों की कुछ कमजोरियां सामने आई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू उपभोक्ता बाजार को नष्ट कर रही हैं क्योंकि जो छोटा दुकानदार या व्यापारी बाजार में बैठा हुआ था, वो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं वाले व्यापारी के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है, अपने रोजगार को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। इससे नव उपनिवेशवाद का रास्ता भी खुला है क्योंकि विभिन्न देशों ने ज्यादा उद्योग लगाने के लिए और कर्ज लेना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे वो कर्ज में दबते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी संप्रभुता खतरे में है। प्रभावशाली देश वो ऋण वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं और अपनी पसंद के कानून बनवाने में सफल हो रहे हैं। ये वैश्वीकरण के ही नकारात्मक प्रभाव आप देख रहे हैं। चाहे गरीबी को आप देखें, प्रदूषण को देखें,
देश की राजधानी दिल्ली के चारों कोनों पर इसी तरीके के गंदगी के ढेरों को देखें, हमारे आसपास औद्योगिक एरिया में इसी तरीके के बढ़ते प्रदूषण और गंदी बस्तियों को देखें, भारत के विभिन्न उद्योगों की लगी हुई सेल या उनकी बिक्री को देखें, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक प्रभाव ही हैं। और इन नकारात्मक प्रभावों की वजह से ही समाज इस बदलाव को कई बार स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वैश्वीकरण का विभिन्न मंचों पर विरोध हो रहा है। चलिए उसी विरोध की चर्चा करते हैं। आज के समय में वैश्वीकरण सबसे बहस का मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि कहीं इसके स्वरूप को लेकर के बहस हो रही है, कहीं इसके उद्देश्यों को लेकर के बहस हो रही है, कहीं इसके काम करने के तरीके यानी इसकी कार्यप्रणाली को लेकर के बहस हो रही है, और उन बहसों की वजह से इसका विरोध भी हो रहा है। बिल्कुल फोटो साफ दिखा रही है, सेकंड फेस ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन, आपके वैश्वीकरण का दूसरा चेहरा है। बिल्कुल ऐसा ही डरावना। क्यों उसको डरावना क्यों कहा गया है? ये विरोधी क्या तर्क देते हैं इसको डरावना बताते हुए? बिल्कुल वो कह रहे हैं कि धनी और गरीब देशों के बीच की खाई लगातार बढ़ गई है। अमीर देश और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश शोषण का शिकार होते जा रहे हैं, जिससे समाज में अशांति बढ़ी है, ना कि शांति। विरोध तैयार हो गए हैं नए नए मुद्दों को लेकर के। वैश्वीकरण के समर्थक देशों में भी अगर हम ध्यान दें, पूंजीपति देशों में भी अगर देखें, तो वहां भी जनता अमीर और गरीब में बंट गई है। वहां भी वैश्वीकरण का सबको संतुलित रूप से बराबर लाभ नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं संसार एक देश के अंदर ही अमीर और गरीब में या विभिन्न देशों के स्तर पर अमीर और गरीब देशों में विभाजित होता हमें नजर आ रहा है। इस वजह से वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। समाजवादी विचारधारा के समर्थक भी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि समाज में संसाधनों का और लाभों का समान बंटवारा होना चाहिए। स्वतंत्रता की बजाय जिसमें एक एक व्यक्ति लाभ अपने खाते में ले जाए, उसकी बजाय समानता पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक लाभों का समान वितरण हो और सामाजिक न्याय बना रहे। इसलिए वो भी विरोध करते हैं। वामपंथी भी यही तर्क देते हैं। बिल्कुल समाजवादी विचारधारा जैसे ही वो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि समाज के प्रभावशाली लोग जिनके हाथों में उत्पादन के साधन हैं, खासकर भू संपत्तियों के मालिक हैं, उनसे वो जमीनें छीन ली जाएं, क्योंकि उत्पादन के साधन जब तक गरीब वर्ग के हाथ में नहीं आएंगे उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उनका मानना भी है कि वैश्वीकरण जो है वो एक खास तरीके की व्यवस्था है जो पूंजीवाद का सहारा लेकर के केवल धनी को ही आगे बढ़ा रही है और निर्धन व्यक्तियों को शोषण का शिकार बना रही है। भारत में विभिन्न जो वामपंथी दल हैं उनमें सीपीआई वगैरह को विशेष तौर पर हम देखते हैं। इन सब का यही उद्देश्य है, ये राजनीतिक दल यही चाहते हैं कि समाज में समानता हो, आर्थिक नीतियों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़े, ताकि सभी को बराबर लाभ मिल पाए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो, एक एक आदमी लाभ को ना ले जाए। सीपीआई और सीपीआईएम जैसी पार्टियां भारतीय साम्यवादी दल, या दूसरे शब्दों में कहें भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, बिल्कुल वही पार्टियां हैं जिनके यहां लोगो आप देख रहे हैं जो इसी विचारधारा की समर्थक रही है और वैश्वीकरण का विरोध करती हैं। हस्तक्षेपी राज्य की विचारधारा की वजह से भी यही विचार सामने आया है कि राज्य जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को खत्म करता चला जाएगा, जनहित के कार्य भी राज्य के खाते में नहीं रहेंगे, तो गरीब जनता के हितों का कोई रखवाला नहीं रहेगा। वो लोग पीड़ित होते रहेंगे, उनके हितों को इसी तरीके से प्रभावशाली वर्ग के द्वारा छीना जाता रहेगा और राज्य भी साथ खड़ा नहीं होगा, तो उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए ये लोग भी हस्तक्षेपी राज्य की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। गरीब देशों ने संरक्षणवाद को अपना करके पूंजीवाद के साथ साथ दो नावों में पैर रख लिया है। एक तरफ तो वो अपने आप को वैश्विक बाजार से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ संरक्षणवाद की नीतियां लागू कर रहे हैं। दोनों में से किसी में सफलता नहीं मिल रही।
संरक्षणवाद है क्या? बिल्कुल, संरक्षणवाद एक ऐसी आर्थिक नीतियों का समूह है जिसमें कोई भी देश अपने उद्योगों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विदेशी उद्योगपतियों पर और विदेशी व्यापार पर विभिन्न बाधाएं और अवरोध लगाता है, विभिन्न टैक्स तय करता है। और कोई भी देश ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका घरेलू व्यापार विदेशियों की मार से बचा रहे, कहीं ना कहीं उसके उद्योग विदेशियों के हाथों अधिग्रहण होने से बचे रहें। घरेलू उद्योग बचेगा तो कहीं ना कहीं देश की जनता तक वो लाभ विस्तारित होगा। अब दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की विरोधी नजर आ रही हैं। एक तरफ तो हम अपने उद्योगों को बचाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वैश्वीकरण के साथ जुड़ के विदेशियों को छूट दे रहे हैं कि वो आए और व्यापार करें। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो वैश्विक स्तरीय ढांचा पहले तैयार करना पड़ेगा और फिर मार्केट के साथ जुड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें, एक तरफ उनको बचाना और दूसरी तरफ छूट देना, साथ साथ नहीं हो सकती है। इसलिए संरक्षणवादी भी वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। संस्कृति प्रेमी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति उन पर थोपी जा रही है और कहीं ना कहीं हमारी विकसित संस्कृतियां उस पश्चिमी संस्कृति की आड़ में नष्ट होती जा रही हैं। संचार तकनीक के कारण भी विश्व के विभिन्न हिस्सों में जो विरोध हो रहे थे, अब वैश्वीकरण में इस व्यवस्था ने लाभ पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्तियों के हितों के रखवाले के रूप में भी ये लाभकारी रही है। संसार भर में हो रहे विभिन्न आंदोलन अब इंटरनेट जैसे साधनों की वजह से आपस में जुड़ गए हैं और विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन एक मंच पर आ गए हैं। अब इस तकनीक का एक मंच उपलब्ध कराने की वजह से वैश्वीकरण के विरोध की विश्व स्तरीय आधार भूमि तैयार हो गई है। 1999 में जब विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक सिएटल में हो रही थी, तब उसका बड़े जोर शोर से विरोध हुआ था। वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे संगठन जिनकी निरंतर बैठकें होती रहती हैं, वो बिल्कुल इस विरोध की अगुवाई करते हैं। वैश्वीकरण में अविकसित और विकासशील देशों के हितों का कोई रखवाला नहीं रहा, क्योंकि पूंजीपति राष्ट्र अपने विभिन्न हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से इन गरीब देशों पर दबाव बना रहे हैं। इनकी कानून निर्माण की प्रक्रिया तक हस्तक्षेप करने लगे हैं। इससे इन गरीब देशों के हित पूंजीपति देशों के हाथों बलि चढ़ रहे हैं। सतत विकास के समर्थक भी वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सतत विकास के समर्थकों का उद्देश्य है कि संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए भी हमें बचा के रखने हैं। परंतु वैश्वीकरण तो ज्यादा से ज्यादा चीजों के उपभोग की बात करता है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षणवादी भी इस, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की वजह से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इसलिए समर्थन नहीं कर पा रहे क्योंकि गरीबी बढ़ रही है। कहां सम्मानजनक जीवन एक गरीब आदमी जी पाएगा। महिला अधिकार कार्यकर्ता बिल्कुल उसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि विभिन्न गरीब देशों में महिलाओं के साथ अत्याचार होते देख रहे हैं और उस जनता के उस वर्ग को प्रताड़ित होते देख रहे हैं। नव उदारवादी भी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। जिस उदारवादी विचारधारा की वजह से वैश्वीकरण आया था, अब नव उदारवादी खुद इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य वाली कुछ व्यवस्थाएं जरूर बना करके रखनी पड़ेंगी, ताकि समाज के पूरे हिस्से तक समान रूप से वैश्वीकरण का लाभ विस्तारित हो। इसलिए वो भी वैश्वीकरण से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं और जगह जगह वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। आर्थिक आधार पर भी बड़ी शक्तियों के द्वारा व्यापार के गलत तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे हम पेटेंट कानून की बात कर रहे थे, और उन वजह से भी वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। और इस विरोध में भारत भी संसार की तरह अछूता नहीं है। भारत में भी इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। स्टॉप ग्लोबलाइजेशन या वर्ल्ड सोशल फोरम की तरह भारत में भी बने इंडियन सोशल फोरम जैसे संगठन भारत में भी वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारत में वैश्वीकरण का मिलाजुला असर देखने को सामने आया है।
कुछ बड़े उद्योगपति और मध्यम वर्ग वैश्वीकरण का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके उद्योग अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी पैठ बनाने में सफल हो जाएंगे, जबकि छोटे दुकानदार, किसान, गरीब, मजदूर वो सभी वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव उन पे ज्यादा असर डालते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली की सरहद पर जो किसान आंदोलन चल रहा था वो बिल्कुल इसी विरोध का प्रतीक है। सरकार चाह रही है कि वैश्विक बाजार से जोड़ने के बाद कृषि की आय बढ़ेगी, परंतु आम किसान नहीं चाह रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय उत्पाद वो ना तैयार कर पाए तो उसका नकारात्मक प्रभाव मंडियां खत्म हो जाने की वजह से उन पे पड़ेगा। वो इस बात की वजह से लगातार विरोध करते जा रहे हैं, उनमें यह भ्रम है। इसके अलावा इंडियन सोशल फोरम जैसे जो संगठन है वो वैश्वीकरण विरोधी संस्थाओं के साथ अब जुड़ाव बढ़ा रहे हैं और भारत में वैश्वीकरण का विरोध लगातार हो रहा है। नक्सलवाद जैसे संगठन भी बिल्कुल उन्हीं व्यवस्थाओं का एक हिस्सा है। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का एक आंदोलन है जो 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था और जिसके नेताओं में शामिल थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल। इन्होंने हथियार उठाए और बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीनें छीननी शुरू कर दी और यह आंदोलन धीरे धीरे भारत के विभिन्न राज्यों में आज लगभग 106 जिलों तक अपना प्रसार कर रहा है। कहीं न कहीं उन लोगों ने अगर हथियार उठाए हैं तो वैश्वीकरण और उदारवादी व्यवस्थाओं का विरोध साफ नजर आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल इन व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका तय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक दलों ने इस मामले में अपनी स्पष्टताएं दिखाई हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वो समाजवाद के समर्थक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन एफडीआई को बुला करके पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दल अपनी विचारधारा ही तय नहीं कर पा रहे हैं और कुछ एक संतुलित विचारधारा को लेकर के भारत में हर तरीके का राजनीतिक माहौल बनता नजर आ रहा है। भविष्य बताएगा कि भारत इस वैश्वीकरण के साथ कितनी कदम ताल मिला पाता है। हां, कुछ अन्य और मुद्दों को लेकर के भी विरोध हो रहा है, जैसे बहुराष्ट्रीय निगम भारत में अंधाधुंध तरीके से प्रवेश कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट वगैरह का हम जिक्र कर रहे थे। अभी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट वगैरह को खरीद लिया है और वो घरेलू बाजार में पैठ बनाने जा रही है। छोटा व्यापारी उसका विरोध कर रहा है। वॉलमार्ट गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। एफडीआई भारत में ना बुलाई जाए उसका विरोध हो रहा है। पेटेंट जैसे कानूनों का विरोध हो रहा है। नीम जैसी हमारी संपत्तियों को, हल्दी जैसे उत्पादों को, जिनको भारत पुरातन समय से ही एक दवाइयों के रूप में प्रयोग करता रहा है, अमेरिकी कंपनियों ने उनको पेटेंट करा लिया है और अब इनके बदले भी रॉयल्टी हमें अमेरिकी कंपनियों को देनी पड़ती है। भारत पर नकारात्मक असर पड़ा है। वैश्वीकरण का विरोध भारत में लगातार हो रहा है, इसलिए लोगों में वैश्वीकरण के प्रति उत्साह कम हो गया है। इसी कम उत्साह ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया है, जो बिल्कुल संरक्षणवाद के साथ मिलती विचारधारा है। वो है विवैश्वीकरण। अंग्रेजी में डी ग्लोबलाइजेशन उसको कहा जाता है। विवैश्वीकरण जो विचारधारा है ये उन आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को अपनाना चाहते हैं जिनमें अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाए, यानी विदेशी व्यापार पर विभिन्न बाध्यताएं लगाई जाएं, शुल्क लगाए जाएं, विदेशी श्रम और उत्पादन बाजार को अपने बाजार में घुसपैठ करने से रोका जाए। इसलिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जानी जरूरी है। ऐसी नीतियां जो हमारे घरेलू उद्योग को सुरक्षित कर सकें और विदेशी व्यापार के नकारात्मक प्रभाव को यहां आने से, उनकी मार से हमारे उद्योगों को बचा सकें। अब इस तरीके की विचारधारा लगातार जोर पकड़ती जा रही है। यह विचारधारा क्यों जोर पकड़ रही है? क्योंकि वैश्वीकरण के लाभ सभी जगह समान रूप से नहीं फैले।
आय की असमानताएं बढ़ी हैं। ऐसी धारणाओं को बल मिला है कि विकसित देशों के प्रभाव में विकासशील देशों के श्रमिक अब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं विकसित देशों ने विदेशियों के अपने देश में घुसने के वीजा संबंधी नियम और ज्यादा टाइट कर दिए हैं और ज्यादा मजबूत कर दिए हैं। कहीं ना कहीं यही नीति आने वाले समय में उत्पादों पर भी लग पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा उनके बाजार तक पहुंच का दायरा सीमित होता चला जाएगा। क्यों ना इस व्यवस्था को भारत के द्वारा भी, अन्य देशों के द्वारा भी पहले से ही सचेत होकर के शामिल कर लिया जाए। विकसित देशों में आतंकवादी हमलों की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, सुरक्षा के लिए जो नए खतरे पैदा हो गए हैं, उनसे भी अब वैश्विक देशों को, पूंजीपति देशों को मौका मिल गया है कहीं ना कहीं आवर्जन और वीजा के नियम कठोर करने का, और वो इस योजना को अब अपने पक्ष में मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वैश्वीकरण बढ़ता नजर आ रहा है। परंतु यह वैश्वीकरण आज चिंता का विषय है, संसार के विभिन्न देशों के लिए सचेतता का विषय है, क्योंकि इससे एक नया शब्द सामने आया है जिसको व्यापार युद्ध कहते हैं। विभिन्न देश अपने अपने व्यापार को बचाने के लिए आपस में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेटल के इंडेक्स में एकदम से 13% की गिरावट आई। कहीं ना कहीं विदेशी उद्योगपति अपना पैसा उस मार्केट से निकाल रहे थे। अब यह गिरावट कहीं ना कहीं देश को डुबो तो ना देगी, यह भय हमारे अंदर है। जिस सिद्धांत को अभी वस्तुओं पर लगाया गया है, कहीं वो लोगों पे भी लगाया जा सकता है। लोगों पर लगा दिया गया है, वो वस्तुओं पे भी लगाया जा सकता है। दोनों प्रभाव साथ साथ चलेंगे। इसलिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक प्रभाव हमें झेलने पड़ सकते हैं। ब्रिटेन को देखें, यूरोपियन यूनियन से बाहर होना बिल्कुल इसीलिए उसने तय किया क्योंकि कहीं ना कहीं शेंगेन वीजा की वजह से विदेशियों की पैठ उनके आम श्रम बाजार तक हो गई थी और वहां के लोग बेरोजगार होते जा रहे थे। उन्होंने उस संधि को खत्म करके यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने का, ब्रेग्जिट का ही निर्णय लिया और वो उनके लिए लाभकारी साबित हुआ है। ये वैश्वीकरण धीरे धीरे सबका ध्यान अपनी ओर विवैश्वीकरण खींच रहा है। सही मायने में फिर क्या तय किया जाए? क्या वैश्वीकरण के साथ जुड़ा जाए या संरक्षणवाद और विवैश्वीकरण का समर्थन किया जाए? ये परिस्थितियां तय करेंगी। सही मायने में देश किस दिशा में बढ़ रहा है वो समाज पे होने वाले प्रभाव तय करेंगे। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकी समाजों की तुलना में लाभ दे रहा है और समाज के कुछ हिस्सों को दूसरे हिस्सों की तुलना में लाभ दे रहा है, परंतु कई जगह नकारात्मक साबित हो रहा है। बेशक वैश्वीकरण से आज दूरी बनाए रखना संभव नहीं है। विभिन्न लाभों की वजह से संसार के साथ जुड़ना आज हमारी मजबूरी बन गई है, परंतु कहीं ना कहीं विश्व बाजार में अपने कद को बढ़ाने के लिए हमें संभलकर चलने की जरूरत है। इस मामले में चीन के प्रयास बड़े सराहनीय कहे जा सकते हैं। चीन ने अपनी खेती के उदारीकरण करने के बाद अपने घरेलू उद्योगों को खड़ा किया और उसके बाद वैश्विक दरवाजे अपने लिए खोले हैं। वो बड़ा एक सकारात्मक और सुलझा हुआ प्रयास था। कुछ कुछ वैसे ही प्रयास भारत को भी करने पड़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेसन में हमने सीखा कि वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या हैं, उसका विरोध क्यों हो रहा है, उसकी हानियां क्या क्या हैं, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन क्यों हो रहे हैं, उन आंदोलनों का भारत में किस तरीके का प्रभाव है और विवैश्वीकरण की अवधारणा चर्चा में क्यों है, वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण में से किस विचारधारा को अपनाया जाए। बिल्कुल ये समय तय करेगा। जितने सकारात्मक प्रभाव होंगे, जिन समाजों पर इसके अच्छे प्रभाव होंगे, वो वैश्वीकरण की तरफ बढ़ेंगे और जो देश नकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की मार से बचने के लिए अपने आप को वैश्वीकरण से पीछे
हटते नजर आएंगे। इस अध्याय के संबंधित आपको कुछ गृह कार्य करना है। प्यारे बच्चों, आपको इन प्रश्नों के जवाब अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। दूसरा प्रश्न है वर्तमान समय में वैश्वीकरण से होने वाली आर्थिक हानियां क्या क्या है, उनका वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण का विरोध किन किन कारणों से हो रहा है, व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण का विरोध समाज के कौन कौन से वर्ग कर रहे हैं, उसको विस्तार से समझाइए। और वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कैसे बदल दिया है, इस विषय पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह गृह कार्य आपने अपनी कॉपी में करना है। आपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद मेरे अध्यापक प्राध्यापक साथियों से आपने इसको चेक कराना है। आज के इस व्याख्यान में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।